हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। जो मेन हमारे आज की डिस्कशन के जो टॉपिक रहेंगे उनमें यही रहेगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से की स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जिससे आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे आपके लिए ड्रॉप शिपिंग सर्विस शुरू करने के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे ड्रॉप शिपिंग के दौरान, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और किन चीजों को आपको कंसीडर करने की जरूरत है, जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आते हैं। तो ये कुछ मेजर कीज रहेंगे हमारी आज के डिस्कशन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसको सिंपल शब्दों में डेफिनेशन में ना जाके एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो सपोज करो मैं पर्सन हूं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है, उसको कन्विंस करता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन क्या है कि मेरे पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, मैं एक प्रोडक्ट की लिस्ट लेके जाता हूं कस्टमर के पास और उसको कन्विंस करता हूं कि आप मेरे से प्रोडक्ट आप ये खरीद ले। और जैसे ही वो ऑर्डर लेता है तो मैं पूरी मार्केट में घूम जाता हूं, ऑर्डर लेता हूं, लिखता रहता हूं और फिर मैं क्या करता हूं कि मैं अपने सप्लायर के पास जाता हूं और उससे वो प्रोडक्ट कहता हूं कि ये ऑर्डर है, इस पार्टी का ये ऑर्डर है और आप इसको सप्लाई कर दो। ये तो एक्चुअली ऑफलाइन की बात होगी कि मैं ऑफलाइन गया। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का जो मेथड है वो ऑनलाइन यूज होता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको किसी के पास जाना नहीं होता। ऑनलाइन जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, वहां पे वो एसईओ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पेड एड के थ्रू अपने स्टोर पे ट्रैफिक मंगाते हैं और एक सप्लायर के साथ उनका कॉन्टेक्ट होता है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है, तो वहां पे वो उसके प्रोडक्ट जो उसके सप्लायर के पास है उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेता है और उसकी जो ट्रैफिक होती है, जो उसकी ऑडियंस होती है, तो उनको वो प्रोडक्ट बेचता है। तो जैसे ही उसके पास ऑर्डर आता है तो वो अपने पास प्रोडक्ट नहीं रखता, वो अपने सप्लायर को वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर देता है और जो उसका सप्लायर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर को वहां से अपने ही लोकेशन से, चाहे जो पर्सन है जिसने प्रोडक्ट बेचा है चाहे वो दिल्ली में बैठा है और उसका जो ड्रॉप शिपर प्रोवाइडर है चाहे वो हिमाचल में बैठा है, करनाल में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वहां से वो डायरेक्टली जो कस्टमर है उसकी लोकेशन पे प्रोडक्ट को शिप कर देता है। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें यही रहता है कि आपको अपने पास इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे यही रहता है कि आपको बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे, कोई सर्विस क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेथड सीखने हैं ऑनलाइन पे कैसे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, अपने स्टोर पे ट्रैफिक ला सकते हो और वहां पे आपको सेल करना है, एक मार्जिन रखना है और सप्लायर को बोल देना है कि आप उसको सप्लाई कर दो, पैसा आपके पास आ रहा है तो आप फिर सप्लायर को पेमेंट कर देते हो। तो जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन हो वहां पे वो चलती रहती है। प्रोडक्ट आपको नहीं रखना पड़ रहा है तो वहां पे आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने ब्रांड पे फोकस करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, और लॉजिस्टिक की आपको टेंशन नहीं लेनी है, फुलफिलमेंट आपका सप्लायर कर रहा है। तो बहुत सारे आपका झंझट यहाँ पे बच जाता है। हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन जो मेजर एडवांटेज यही रहता है कि आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी यहाँ पे नहीं लगती, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो आप सप्लायर से यहाँ पे सप्लाई करा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन से की स्टेप्स आपको यहां पे लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको एक नीचे चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट को बेच सकते हो अपने ऑनलाइन सेलिंग स्टोर पे। आपके पास हर तरह की ऑडियंस तो वहां पे नहीं आ सकती। अब आपके पास एक तरह की ऑडियंस है, आपको समझना है कि आपके पास कैसी ऑडियंस है और किस तरह के प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड रहती है। तो उसी हिसाब से आपको अपना एक नीचे आइडेंटिफाई करना है और वो मार्केट ढूंढनी है कि किस तरह के प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को चाहिए होते हैं। तो क्या होता है, उसी तरह के प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपना नीचे चूज कर लेते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट की रेंज हो सकती है, यहाँ पे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, पेट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, क्लॉथिंग वगैरह भी हो सकते हैं, शूज वगैरह भी हो सकते हैं। वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस आपने किस तरह बिल्डअप की है, किस तरह का ट्रैफिक आपके स्टोर पे है जो आपके प्रोडक्ट को इजीली खरीद सके। तो आप एक नीचे पे कंसंट्रेट करेंगे स्टार्टिंग में तो ज्यादा फायदा आएगा। आराम आराम से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को नीचे को बढ़ा सकते हो।
स्टार्टिंग में, लेकिन आपको एक नीचे पे ध्यान देना काफी जरूरी है। उसके बाद आपको सप्लायर फाइंड आउट करने हैं। सप्लायर एक मेजर थिंग होती है, इसको आप ड्रॉप शिपिंग में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका सप्लायर अच्छा होगा तो तभी आपका बिजनेस अच्छा होगा। अगर आपका सप्लायर अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी एफर्ट कर लो, आप इस बिजनेस में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो एक रिलायबल और रेपुटेबल सप्लायर आपके लिए ड्रॉप शिपिंग में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप काफी वे से सर्च कर सकते हो ड्रॉप शिपर्स को। आप ऑनलाइन डायरेक्टरीज के द्वारा कर सकते हो, B2B पोर्टल्स के द्वारा कर सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, या हमने नीचे लिंक दिया हुआ है तो वहां से जाके भी आप कंपनी ऑफरिंग जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर जो ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहां से जाके उस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक ऑनलाइन स्टोर को बिल्ड करना। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो प्लेटफॉर्म है, जैसे शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है, जो आपको फैसिलिटी देती है आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। तो इनके द्वारा आप अपना जो ऑनलाइन स्टोर है वो क्रिएट कर सकते हो। कुछ फीस लेती है ये वेबसाइट्स, तो वो एक मिनिमम फीस ज़्यादा नहीं होती, उस फीस को दे के आप अपना ऑनलाइन स्टोर आप वहाँ पे एक सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो मार्केट प्लेसेज है जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, उनका भी यूज कर सकते हो, उनके थ्रू भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए तो आप अपने सप्लायर को वहाँ से वो ऑर्डर भेज सकते हो, वहाँ से शिप करा सकते हो। तो ये भी एक तरीका रहता है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा कि जो आपने स्टोर बनाया है तो उस पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करो। आपने एक सप्लायर ढूंढ लिया है, आपके पास अभी ई कॉमर्स स्टोर है अपना, चाहे आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हो चाहे आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, तो वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर पे ऐड करना है ताकि लोगों को वो नजर आए और वहां से वो खरीदना शुरू करे। तो जो प्रोडक्ट आप डिमांड में है और आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो उन्हीं प्रोडक्ट को बेसिकली आपको स्टार्टिंग में चूज करना है। तो देखो, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत जरूरी है और डिमांड भी बहुत जरूरी होती है प्रोडक्ट की, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद रहेगा कि आपका जो स्टोर बनाया है उस पर ट्रैफिक, क्योंकि आपने एक दुकान तो खोल ली ऑनलाइन, लेकिन अगर उसमें कोई नहीं आएगा तो आपका कोई फायदा नहीं है। आपने प्रोडक्ट को भी सेल्फ में एक तरह से, अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ऑनलाइन स्टोर पे तो आपने अपनी दुकान में प्रोडक्ट भी रख लिए हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई आ नहीं रहा है तो उस दुकान का फायदा नहीं है। तो क्या है कि अब आपको मेथड सीखने हैं कि कैसे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ट्रैफिक ला सकते हो। ट्रैफिक के कई तरीके होते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हो, आप पेड ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गूगल पे कीवर्ड्स में एसईओ कर सकते हो ताकि आपके जो ई कॉमर्स स्टोर है उस पर गूगल की ट्रैफिक आए। तो बहुत सारे वे है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो अपने स्टोर के इर्द गिर्द, तो ताकि लोग आपके स्टोर पे जाए और वहां से आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करे। तो जो आपको ब्रांड बनाना है, अपना जो ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके इर्द गिर्द ही आप कंटेंट बनाओगे, उसके इर्द गिर्द का ही अगर आप ऑडियंस लेके चलोगे तो तभी ज्यादा आपको फायदा है, तभी वो ट्रैफिक वहां पे कन्वर्ट होगी आपके कस्टमर्स में। तो उसके बाद क्या रहता है कि जो ट्रैफिक आपके स्टोर पे आई, उसने परचेज किया, तो अब आपके पास ऑर्डर रिसीव हो गया, तो अब जो आपके पास ऑर्डर आया है वो आपको अपने जो सप्लायर है उसको फॉरवर्ड करना है। उसको आप एक ऑर्डर प्लेस कर देते हो, तो उसको आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को वहां से अपने गोडाउन से, अपनी लोकेशन से वो शिप कर देगा कोरियर के थ्रू, या जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पे, जो भी कोरियर आप बताते हो या जो भी उसके पास अवेलेबल होता है उसके द्वारा वो वहां पे शिप कर देगा आपके जो कस्टमर है जो ऑनलाइन आपको मिला है। तो ये तो पूरा सर्कल ऑर्डर का आपका घूम गया। अब जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है लास्ट का, वो रहता है एक कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना। अब ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। आपके पास रिटर्न भी आएगी, बहुत सारे इशू भी आएंगे, क्वालिटी से रिलेटेड इशू भी आएंगे, लेकिन अगर आपने जो सप्लायर है पहले ही अच्छा सप्लायर ढूंढ लिया है तो फिर आपको क्वालिटी का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सप्लायर अच्छा नहीं है तो क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके पास आएगी, रिटर्न भी आएगी। तो बहुत सारे इशू वहां पे कस्टमर के एंड पे जो इरेज होंगे, जो राइज होंगे, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस भी वहां पे प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप नए कस्टमर ही ढूंढेंगे, आपके रिपीटेड कस्टमर भी बनेंगे, और किसी भी बिजनेस की जो नींव होती है वो उसके रिपीटेड कस्टमर ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही नए कस्टमर ढूंढते रहोगे और आपका बिजनेस हमेशा स्टेबल रहेगा। तो आपके जो रिपीटेड कस्टमर होंगे वही आपके बिजनेस को स्टेबल करेंगे, और उसके लिए एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना बड़ा जरूरी होता है। तो जो आपको यहां पे ध्यान रखना है ड्रॉप शिपिंग के दौरान, वो यही रहता है कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, और आपको बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत पेशेंस यहां पे आपको बना के चलना है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिसर्च करो, एक अच्छा नीचे ढूंढो कि किस मार्केट में आपको जाना है, किन प्रोडक्ट्स पे आपको जाना है, और एक अच्छे सप्लायर को फाइंड आउट करो और एक अच्छा ब्रांड वहां पे एस्टैब्लिश करने की आपको जरूरत है, बिल्ड करने की जरूरत है, जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाए। अब बात करते हैं कि जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे आपकी ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज के लिए वो कौन से रहेंगे। जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो आपकी टारगेट मार्केट और नीचे पे डिपेंड करता है। तो यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने से पहले जान लेना बहुत जरूरी है। देखो बेसिकली अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करता हूं, क्योंकि मेरा जो कोर बिजनेस है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे मैं ज्यादा एक्सपर्टीज रखता हूं, तो उसी के बारे में आपको बता सकता हूं। अगर आपका नीचे आयुर्वेदिक मेडिसिन से दूसरा है, क्लोथिज का है, या फिर सूज का है, या किसी भी और सेक्टर में है, तो जो मैं नीचे पॉइंट बता रहा हूं उनको आपको काफी ध्यान से इंप्लीमेंट करने के लिए सुनने की जरूरत है। तो अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे मेजर जो चीज वहां पे डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी करती है। क्योंकि देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारे सेलर, बहुत सारे सप्लायर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर आपके कस्टमर को वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा तो वो आपका रिपीटेड कस्टमर वहां पे नहीं बनेगा। एक अच्छी पैकिंग वहां पे डिपेंड करती है और टाइमली, क्योंकि वो मेडिसिन ही है, और मेडिसिन को जब भी हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, इसीलिए मेडिसिन की ऑनलाइन सेलिंग इतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं है जितना ऑफलाइन सेलिंग है। वो इसकी वजह यही है कि कस्टमर को साथ के साथ ही मेडिसिन चाहिए। तो आपका अगर डिलीवरी टाइम वहां पे लेट हो जाता है तो मेडिसिन के मामले में आपका रिपीटेड कस्टमर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको डिजीज है तभी आपको मेडिसिन चाहिए। अगर आप 2 दिन बाद ठीक हो जाओगे तो आपको वो जरूरत नहीं रहेगी। तो वहां पे बेसिकली जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट रहते हैं वो ज्यादा कामयाब रहते हैं अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एंटासिड वहां पे बेचने जाओ, क्योंकि एंटासिड साथ के साथ की प्रॉब्लम है। बंदे को अभी एसिडिटी हुई तो उसको 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में एंटासिड चाहिए ताकि उसकी एसिडिटी ठीक हो सके। लेकिन जैसे डायबिटिक डिजीज हो गया, या सेक्सुअल से रिलेटेड डिजीज हो गए, या हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो गए, जो लॉन्ग टर्म बीमारियों के लिए चलते हैं, या जो ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, तो वो ऑनलाइन इसीलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। जब पेशेंट के पास कुछ दिन की मेडिसिन रहेगी, उसको पता है कि 5-7 दिन में मेडिसिन आपकी आ जाएगी, तो वो पहले ऑर्डर कर देता है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के मामले में कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम जनरल बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने से पहले आपको यह देखना जरूरी है कि उसमें कितना अच्छा मार्जिन मिलेगा। आपको उन प्रोडक्ट को देखना है जिनमें आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है आपकी कॉस्ट को कवर करने के लिए, आपकी लिविंग्स चलाने के लिए, जो आपके स्टोर के एक्सपेंसेस है उसको चलाने के लिए, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्राइस को कंसीडर करना है, शिपिंग कॉस्ट को कंसीडर करना है, अगर आपका सप्लायर कुछ फीस रख रहा है तो उसको भी कंसीडर करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो उन्हीं प्रोडक्ट को आपको चूज करना है जो डिमांड में रहते हैं, जिनकी बढ़िया डिमांड है। अगर आप उनको चूज नहीं करोगे तो फिर आपकी जो सेल है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप डिमांड वाले प्रोडक्ट को चूज करोगे तो आपका जो एक पोटेंशियल लार्ज कस्टमर है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी डिजीज से रिलेटेड, तो आपको अच्छी सेल वहां पे आना शुरू हो सकती है। इसके लिए आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो। अमेजन बेस्ट सेलर्स टूल यूज कर सकते हो, गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हो, ईबे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हो। तो बहुत सारे वे रहते हैं जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो कौन से चल रहे हैं। इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट के मामले में चूज करने की जरूरत है, आप उन्हीं प्रोडक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए जो लाइट वेट होते हैं और स्मॉल साइज के पैकेट में फिट हो सकते हैं। स्मॉल साइज प्रोडक्ट हो या लाइट वेट प्रोडक्ट हो, उनको चूज करने पे ज्यादा प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, क्योंकि वो इजियर रहते हैं। जो आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है वो भी कम होगी वहां पे, और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने की जरूरत है वो यही है कि आप यूनिक और जो बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट मिलते हैं उनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस नशे में जा रहे हो, अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है और उसको बहुत कम सप्लायर सप्लाई करते हो, बहुत कम सेलर उसके हैं, तो उसमें आपको कम कंपटीशन मिलेगा और ज्यादा मार्जिन मिलने की संभावना रहती है। तो कुछ जो पॉपुलर, अगर हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें क्लॉथेज आ जाते हैं, एसेसरीज आ जाती है, ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, होम और गार्डन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स आ जाते हैं,
पेट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, खिलौने वगैरह आ जाते हैं, गेम्स वगैरह आ जाती है, जो ये मेजर है, ये काफ़ी डिमांड में रहते हैं और इन कैटेगरी में, इन प्रोडक्ट्स में जाके आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो आपको प्रोडक्ट चूज करना है वो आपको टारगेट ऑडियंस के हिसाब से चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आप कंटेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हो या आपके पास जो ट्रैफिक आपके स्टोर पे आ रही है उसको चाहिए तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, और वहां पे आपने खिलौने रख दिए या यहाँ वहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रख दी, तो वो फिर बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास क्लॉथिस से रिलेटेड कंज्यूमर आ रहा है, वैसी ट्रैफिक आ रही है जो कपड़े ढूंढ रही है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके ड्रॉप आपके ऑनलाइन स्टोर पे ट्रैफिक आ रही है, तो उसी के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट वहां पे चूज करना है। तो एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके बिजनेस के लिए अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप फेस कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के दौरान। तो ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जो बिजनेस ओनर को, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ओनर को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे सबसे पहला जो बात करते हैं वो है सप्लायर इशू। जो आपका सप्लायर है, मैंने पहले भी बात करी थी, जो आपका सप्लायर है वो आपकी सक्सेस और फेलियर में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो वहां उस एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके बिजनेस पे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर उसका लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो शिपिंग में डिले कर रहा है या उसके वहां पे भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो आपका जो कंज्यूमर है उसको नेगेटिव रिव्यू की तरफ ले जाएगा, उसको एक अच्छी सर्विस वहां पे नहीं मिल पाएगी, आपको रिफंड करना पड़ सकता है, आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। तो पहले ही एक अच्छा सप्लायर ढूंढ लेना आपके लिए बड़ा जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं वो है शिपिंग कॉम्प्लिकेशंस। शिपिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है और उसके दौरान आप डिले भी हो सकती है, क्योंकि देखो आपने तो शिप कर दिया, आपके सप्लायर ने, आपने ऑर्डर साथ के साथ सप्लायर को दिया, सप्लायर ने साथ के साथ ही शिप कर दिया प्रोडक्ट को, लेकिन अब उसके हाथ में नहीं है। जैसे उसने शिप किया तो वो कोरियर एंड पे चला जाता है। कोरियर एंड में बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो डिले हो जाता है, खोया भी जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, डैमेज हो जाता है आपका पैकेज, या कस्टम इशू आ जाता है, जीएसटी वालों ने पकड़ ली जी गाड़ी। क्योंकि जीएसटी वालों का भी यही रहता है कि अगर एक भी पूरी की पूरी गाड़ी में एक भी पार्सल ऐसा है जो बिना बिल के है तो वो पूरी गाड़ी को रोक लेते हैं। तो किसी भी वे से, बरसात आ रही है, मतलब बाढ़ आ गई कुछ, जब बरसातों का टाइम होता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जब शिपिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको इन सब को, जो आपका अगर कस्टमर गुस्सा हो रहा है, रिटर्न मांग रहा है, रिफंड मांग रहा है, तो इन सब चीजों को आपको वहां पे हैंडल करना पड़ सकता है। तो ये भी बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है उससे बाद, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे हो तो आपके पास उसको ट्रैक करने के लिए कोई भी टूल नहीं रहता कि सप्लायर के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। तो आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले ये श्योर कर लेना बहुत जरूरी है अपने सप्लायर एंड पे कि उसके पास कितनी इन्वेंट्री है, उसके पास स्टॉक कितना रहता है, और अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो वो टाइमली आपको वहां पे डिस्पैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन्वेंट्री को मैनेज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसके लिए बहुत एडिशनल टूल या सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो कंपटीशन है। ड्रॉप शिपिंग एक पॉपुलर बिजनेस है, तो आपको बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है दूसरे ड्रॉप शिपर से या जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स बिजनेसेज है, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ऐसे भी बंदे हैं जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके पास खुद की भी इन्वेंट्री है, तो उनसे भी आपका डायरेक्टली कंपटीशन होता है यहाँ पे। तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए यूनिक प्रोडक्ट की जरूरत होती है, एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आपको वहां पे प्रोवाइड करानी पड़ती है, और आपको अपनी जो प्राइसेज है वो कंपिटिटिव लेके यहाँ पे चलना पड़ सकता है। इसके बाद जो आती है प्रॉब्लम वो आती है मार्केटिंग चैलेंजेस। अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नए बंदों के साथ तो कंपटीशन करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो एस्टेब्लिश बिजनेसेस है उनके साथ भी कंपटीशन करना पड़ रहा है। सोच करो आपने शॉपिफाई पे एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बना लिया अपना, ठीक है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन वही प्रोडक्ट, उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट, उसी नीचे के प्रोडक्ट आपको अमेजन पे भी मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेंगे, ईबे पे भी मिलेंगे, तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन है। क्योंकि ट्रैफिक, गूगल से जो ट्रैफिक आती है, उनके जो रैंकिंग आती है, क्योंकि वो पुराने बिजनेसेस है, उन पे जो पेज उनके रैंक करते हैं वो ज्यादा करते हैं और बहुत प्रेफरेंस देता है गूगल बड़ी बड़ी वेबसाइटों को, तो उनके साथ भी आपका डायरेक्टली कंपटीशन रहता है। तो आपको ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड अपने ट्रैफिक अपने स्टोर पे लाने के लिए बहुत ही मार्केटिंग एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा।
आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, एसईओ का यूज कर सकते हो, पेड ऐड का यूज कर सकते हो। पेड ऐड भी आजकल काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है, तो वो भी वहाँ पे भी आपको कॉस्ट को ध्यान में रख के ही काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रांडिंग की रहती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्रांडिंग पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, आपने प्रोडक्ट को अपने वहाँ पे लिस्ट किया, आपने ऑर्डर लिया, आपके सप्लायर ने सेंड किया। अब देखो क्या रहेगा कि हर प्रोडक्ट तो आपके नाम का नहीं रहेगा और बहुत सारे सप्लायर आपके नाम से देंगे भी नहीं, क्योंकि वो फिर खुद की इन्वेंटरी रखने बराबर हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स में या आयुर्वेदिक में या फार्मा में क्या रहता है कि मिनिमम थर्ड पार्टी क्वांटिटी होती है, फिर तो वो वहीं पे चला जाएगा कि आपको फिर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं रहेगा, आप अपने नाम से बनवाएंगे और अपने स्टॉक में रखेंगे, तो फिर वो तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, वो ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ अपना कॉन्टैक्ट किया, वहां से आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कस्टमर किसी और वेबसाइट के थ्रू, किसी और स्टोर के थ्रू उसको खरीदने की कोशिश करे। अगर आपकी सर्विसेज उसको अच्छी नहीं लग रही है या कोई भी एबीसी रीजन वहां पे हो सकता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की जरूरत है। अगर आप कस्टमर के विश्वास पैदा कर सको, उसके मन में एक अच्छा ब्रांड उसके मन में बन सको, तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर वहां पे बन के रहेगा। कहीं से उसको सस्ता भी मिलेगा तो भी वो आपके ही स्टोर से उसको खरीदना पसंद करेगा। तो आपको वहां पे ब्रांडिंग की जरूरत है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आपको यहां पे भी इस पॉइंट में भी कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पे आप बहुत जल्दी अमीर नहीं बन सकते, आपको 2-3 साल तक मेहनत करने की जरूरत है, आपको बहुत टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए और पेशेंस चाहिए यहाँ पे सक्सेस के लिए। तो आपको जो चैलेंज आते हैं उनको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। और जो चेंज होती है मार्केट कंडीशन ऑनलाइन, तो बड़ी जल्दी चेंज होती है मार्केट कंडीशन, तो उनके हिसाब से अपने कम्पिटिटिव मैनर में कंपटीशन को बीट करने के लिए मार्केट में अपने आप को चेंज करना, उस चेंज को अडॉप्ट करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को आपको कंसिडर करना है अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आना चाहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आने से पहले आपको सबसे पहले तो नीचे सिलेक्शन आपका, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो नीचे है, जो मार्केट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या फैसिनेट हो जिसके बारे में, और जिस तरह की ट्रैफिक आप अपने स्टोर पर जनरेट कर सकते हो, जिस तरह की ऑडियंस आपके पास है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इस मार्केट में आने से पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना बड़ा जरूरी है और एक कंपेलिंग मार्केटिंग मैसेज बनाना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आ जाता है सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं क्योंकि सप्लायर है आपके पास तभी आप ड्रॉप शिप कर सकते हो। अगर आपके पास सप्लायर ही नहीं है, एक अच्छा सप्लायर ही नहीं है, आप बिजनेस शुरू भी करोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको एक रिलायबल रेपुटेबल सप्लायर की यहाँ पे जरूरत है जो आपको एक अच्छी सर्विस दे सके। आपको मल्टीपल सप्लायर्स पे रिसर्च करने की जरूरत है, उनके प्राइसेस कंपेयर करने की जरूरत है, शिपिंग टाइम कंपेयर करने की जरूरत है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनकी कंज्यूमर सर्विस को कंपेयर करने की जरूरत है। उसके बाद एक आप अच्छा रिलायबल का जो सप्लायर है यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की भी बड़ी जरूरत है कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे जाना चाहते हैं। आप शॉपिफाई के थ्रू जाना चाहते हैं, वू कॉमर्स के, बी कॉमर्स के, या खुद की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बनाना चाहते हैं, या फिर आप अमेजन के थ्रू जाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट प्लेसेज है उनके थ्रू जाना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की भी बड़ी जरूरत है। इसके बाद आ जाता है कंपटीशन रिसर्च। कंपटीशन, क्योंकि आपको आपका जो प्रोडक्ट है आप जिस सेगमेंट में बेच रहे हैं वहां पे पहले ही बहुत सारे जो सेलर है पहले ही वहां पे आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको कंपटीशन की करने की, वहां पे भी रिसर्च करने की जरूरत है कि किन प्राइसेस पे वो बेच रहे हैं, कितना मार्जिन अप्रोक्सीमेटली आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि वो ले रहे हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने आप को मार्केट करने की जरूरत है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वहां पे बनाने की जरूरत है, और अपने बिजनेस को जो आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो वो इस तरह लागू करने की जरूरत है ताकि वो जो आपके कंपटीटर है उससे आपको एक डिफरेंशिएट लुक दे, और जो आपके प्रोडक्ट है उनको एक यूनिक शो करे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को। उसके बाद आपको कॉस्ट एनालिसिस की जरूरत है कि आपको इतने में प्रोडक्ट पड़ रहा है, इतनी आपकी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, इतना आपको वेबसाइट पे या आपका जो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं उस पर इतना खर्चा आ रहा है, आप डोमेन नेम अपना खरीद रहे हो तो उस पर खर्चा आ रहा है, आपकी मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, एसईओ पे, पेड ऐड पे जो भी खर्चा आ रहा है,
तो वो सारा कॉस्ट एनालिसिस करने की जरूरत है कि बाद में अगर आप इतने प्रोडक्ट बेचते हो इतनी मार्केटिंग कॉस्ट पे, तो आपको कितना बचता है और आप कितने दिन तक आप इस सर्वाइव कर सकते हो, कितने दिन तक आप स्टार्टिंग में सर्वाइव करोगे और फिर कितने दिन बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आओगे। तो ये सारा चीज आप वहां तक सर्वाइव भी कर पाओगे कि नहीं। तो ये बहुत सारी कॉस्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको करने की जरूरत है। उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू जाना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जाना चाहिए, पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाना चाहिए, एसईओ के थ्रू जाना चाहिए। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां पे बनाने की जरूरत है। पहले तो दिमाग में आपको एक ऑडियंस तैयार करनी है कि किस तरह की ऑडियंस आपको चाहिए। सपोज करो आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेचने हैं, तो अगर आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेचने हैं यहाँ पे, तो आपका जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो फीमेल ऑडियंस पे रहेगा या फिर उन बंदों पे रहेगा जो ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स को परचेज करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है और एक क्लियर गोल, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो, कैंपेन बनाते हो, उसमें क्लियर गोल होना चाहिए। इसके बाद आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, किन किन चीज़ों को आपको बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। कंट्री वाइज ये डिपेंड करता है। जैसे अगर इंडिया में आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर की वहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो आपके पास अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ले सकते हो, फिर आप जीएसटी नंबर लेके अपना, उसके अलावा अगर और भी कोई आपको लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि आप एक ऑनलाइन ब्रांड बना रहे हो, वहां पे तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपने किसी ब्रांड नेम को लेके, किसी अपने कंपनी बिजनेस नेम को लेके काम शुरू किया और आपको 2 साल बाद जब आपका काम चलना शुरू हुआ किसी और ने उसको कॉपी कर लिया, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आपका जरूरी हो जाता है, अपना जीएसटी नंबर भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे सपोज करो आप फार्मा में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ड्रग लाइसेंस वगैरह जरूरी हो जाता है। तो आपकी जो नीचे के हिसाब से भी कुछ लाइसेंसेस यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है कस्टमर सर्विस। आप अपने कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो कस्टमर इश्यू तो अराइज हो ही जाते हैं। आप कितना भी अच्छा करो और आप ये मान के चलो कि कितना भी बड़ा ब्रांड हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वहां पे भी उनको भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ती है। उनके भी प्रोडक्ट में कोई ना कोई कस्टमर इशू आ जाता है। ये गलत बात नहीं होती, क्योंकि जब आप माल बेचोगे तो 10 में से 1 या 2 तो कस्टमर इशू आ ही जाते हैं। उसको आप किस तरह हैंडल करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप ग्रो कर पाओगे, आपको वो कस्टमर रिपीटेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आप प्रोडक्ट भेजा है वो फर्स्ट लुक में ही कस्टमर को, मतलब उन्हें ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा और वो उसने खरीद लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी पैकिंग डैमेज होगी, सपोज करो जाते जाते, तो कस्टमर आपसे रिफंड की रिक्वेस्ट डालता है या रिटर्न की रिक्वेस्ट डालता है। तो कभी कभी ये ना जो रिक्वेस्ट होती है, कस्टमर की जो कंप्लेन होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। अगर आप उसको थोड़ी सी बात करोगे, उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि सर जो पैकिंग है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो गई है, अगर आप चाहो तो मैं आपका रिफंड भी कर सकता हूँ, रिटर्न भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप थोड़ा सा उसको कह सकते हो कि भाई मैं आपका, आप प्रोडक्ट रख सकते हो, मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन आप एक बार यूज करके देखो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। कभी कभी बात करने से ही कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स जो कस्टमर की होती है वो केवल आपकी बात करने से, आपका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसकी बात करने से ही वो सॉर्ट आउट हो जाती है, और वो एक आपका लॉयल कस्टमर उसके बाद वहां पे बन जाता है। तो एक अच्छी जो कस्टमर सर्विस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड आपको करने की जरूरत है। तो एक क्लियर आपकी पॉलिसी यहाँ पे होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है वो बहुत रिवार्डिंग होता है, काफ़ी पैसा आप इससे कमा सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है, और जो आपने किया उस फिर एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, जो भी आप सोच रहे हो, जो आपका मार्केटिंग प्लान है। तो इसमें टाइम लगता है सब चीज़ों में सक्सेस होने के लिए। तो आपको जो ये पॉइंट है इनको कंसीडर करना बड़ा जरूरी है अपने बिजनेस को सक्सेस तक ले जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो डिस्कशन है आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद।